हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलन। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने एंथर की टीएस देख ली थी, जिसके अंदर अपन ने ये जो 4 लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम और स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि आगे चल करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है बेटा लघु बीजाणु जनन, यानी कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। एक बार देख लेते हैं अपन ये कैसे क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये एनसीईआरटी के अंदर ही अपन बात करेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है। एक बार रीडिंग लगाते हैं। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क या टेट्रार, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो, बनाती हैं। चतुष्क की कोशिकाओं की सूत्र गुणवत्ता क्या होती है, यहाँ एक एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, तो ये एन आएगा बेटा। ये अपन कैसे बनता है ये अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ये धानी नहीं होता, ये जनन होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। जैसा कि लघु बीजाणु संरचना रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क या चतुष्क कहते हैं। चित्र 1.3 का जो ए है उसकी बात कर रहा है, ये देख लेंगे भी। परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होता है। परागकण जो परागकोश में स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। परागकण क्या होता है ये अपन बाद में पढ़ेंगे, एक बार अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं। एक बार ये डायग्राम देखो बेटा, ये जो आपको डायग्राम ये दिख रहा है, इसके अंदर आपको एपिडर्मिस दिख रहा है, एंडोथीशियम दिख रही है, मिडिल लेयर दिख रहा है, टेपिटम दिख रही है, और अंदर जो होता है वो होता है बेटा यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। कौन सा? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ये आगे चल करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है बेटा, यहाँ बताता हूँ मैं। ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि 2N होता है। ये बनाता है माइक्रो स्पोर मदर सेल, जिसको आप शॉर्ट में MMC बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कि 2N होता है। अब इसमें होता है बेटा मियोसिस डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, और जिससे 4 क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो कि अगुणित होते हैं प्रत्येक, चारों के चारों। और ये जो चारों होते हैं ये एक साथ जुड़े होते हैं, और इस स्थिति को बोलते हैं टेट्राड, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा चतुष्क। जैसे ये परिपक्व होते हैं ये चारों अलग अलग हो जाते हैं सेपरेटली, और इसको आप क्या बोल सकते हो फिर, परागकण बोल सकते हो। तो ये जो लघु बीजाणु जनन होता है उसमें क्या होता है, अंदर ही अंदर जो टिश्यू होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी, उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 लघु बीजाणु बनेंगे, जो कि आगे चल करके परागकण। अब ये जो परागकण होते हैं इनके बाहर कुछ लेयर्स आपको देखने को मिलती है। कैसे लेयर्स, एक बार आपको मैं बताता हूँ। देखना, परागकण एक बार देख लेते हैं। नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो परागकण बने हुए हैं ये नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का क्या करता है बेटा, प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये होता है, इससे मेल गैमेटोफाइट निर्माण होता है। यदि आप हिबिस्कस या गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी उंगलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे कि परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़के और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें, आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विभिन्न आकार, रंग, रूप, बनावट में भिन्न दिखते हैं। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताया गया है कि आपको गुड़हल का या फिर अन्य पुष्पों के जो परागकोश होते हैं वहाँ से आपको परागकणों को एक स्लाइड पर डालना है, उसमें पानी की बूंद डालनी है,
और उसको आप सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हो। और देखने के बाद में आपको अलग अलग साइज के क्या दिख जाएंगे, अलग अलग आकृति के परागकण देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखना, परागकण सामान्यतः गोलाकार या गोल होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ये ध्यान रखना। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है। जो बाहर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य चोल इंग्लिश में बोलते हैं, उसको एक्साइन बोलते हैं। और जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल होता है, प्लांट मटेरियल। ये क्वेश्चन आता है, परागकणों का जो बाह्य स्तर होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का, जिसको एक्साइन बोलते हैं। जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, यह उच्च ताप पर तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिकी रहती है। यानी कि ऐसा कोई भी कार्बनिक पदार्थ या एंजाइम नहीं है जो कि इसको क्या कर सके बेटा, डिजोल्व कर सके या इसको गला सके। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके, यानी कि ये उसको क्या कर सके बेटा, डिजोल्व या गला सके। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, जनन छिद्र या जर्म पोर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है बेटा। जहाँ स्पोरोपोलिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, इसकी वजह से यहाँ से जो आगे चल करके जो पोलन ट्यूब बनती है वो इधर से ही बाहर निकलती है। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित रहते हैं। चूंकि परागकण के ऊपर स्पोरोपोलिन का आवरण होता है तो इस वजह से इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या होता है, जीवाश्मों की तरह सुरक्षित ऐसे कैसे बने रहते हैं। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी या स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई है। यानी कि जो बाह्य चोल होता है इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के पैटर्न जो कि एक्साइन का बना होता है वो दिखता है आपको। आपका क्या विचार है, बाह्य चोल सख्त होना जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? तो बाह्य चोल जो सख्त होती है वो इसको कई वर्षों तक सुरक्षित रखती है। और जनन छिद्र से होकर के क्या निकलते हैं बेटा, पोलन ट्यूब। यहाँ पे कुछ परागकणों के यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए हैं। तो ये जो दिखाया हुआ है ये क्या है बेटा, ये है इसमें टेट्राड की फॉर्म में दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये यहाँ पे कुछ पोलन ग्रेन्स हैं जो कि इस प्रकार से इसके ऊपर ये जो निकले हुए हैं ये क्या है, एक्साइन है जो कि स्पोरोपोलिन का। इसके अलावा बीच बीच में यहाँ पे कुछ छिद्र भी दिए हुए हैं जिनको क्या बोलते हो आप, जर्म पोर बोलते हो। यहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। आगे चलते हैं। परागकण की आंतरिक भित्ति अंतःचोल या इंटाइन कहलाती है, इंग्लिश में इंटाइन बोलते हैं इसको। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन की, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो इंटाइन होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन या पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। परागकण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका और जननिक कोशिका समाहित होती है। कायिक कोशिका बड़ी जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार, एक विशाल नियमित आकृति का केंद्रक। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका की जीव द्रव्य में तैरती रहती है। कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में क्या रहती, तैरती रहती है। यह तरकु आकृति के घने जीव द्रव्य में एक केंद्रक वाला 60% से अधिक, यानी कि ये जो दो सेल स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक कायिक कोशिका जो कि बड़ी होती है, एक जननिक कोशिका जो छोटी होती है। ये ज़्यादातर 60% जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें यही कंडीशन देखने को मिलती है। इस दो कोशिकीय चरण में झड़ते हैं, संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय या 2 नर युग्मक, यानी कि ये क्या थे बेटा, चतुष्क था जिसमें 4 अलग अलग क्या थे, ये पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर थे। अब इनमें से किसी एक की बात करूंगा जो कि एन है, चारों ही एन है। इसके बाहर आपको 2 स्तर देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से, यह है इसका एक्साइन और ये बीच में है इसका जर्मपोर और अंदर की तरफ ये क्या है इसकी एंटाइन। अब इसमें क्या होगा, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ऊपर वाली है कायिक कोशिका, नीचे वाली है बेटा जननिक कोशिका। ये नॉर्मली 2 स्टेज सेल स्टेज कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है कुछ के अंदर ये जननिक कोशिका जो होती है ये 2 युग्मक बना लेती है, तो ये 2 क्या बन जाते हैं उसमें नर युग्मक बन जाते हैं, तो 3 सेल स्टेज भी देखने को मिल जाती है। आगे देखते हैं।
अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी तथा श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये कुछ लोगों के अंदर एलर्जी कोज करते हैं बेटा, जिसको पोलन ग्रेन एलर्जी या हे फीवर भी बोल देते हैं कई बार। चिरकालिक श्वसन विकार यानी कि लंबे समय तक चलने वाला, क्योंकि पोलन ग्रेन हर बार ऐसा ही होता है, हर बार झड़ता है तो वो एलर्जी होगी हर बार। दमा, श्वसनी शोध आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है। तो बेटा जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी भूखमरी की। लोगों के पास इतना पर्याप्त भोजन नहीं था, तो कुछ देशों ने इंडिया की हेल्प की थी, स्पेशली अमेरिका की। तो वहाँ से एक घटिया किस्म का गेहूँ यहाँ पे भेजा गया था। तो उस दौरान उस गेहूँ के अंदर कुछ ऐसे पोलन ग्रेन भी थे, कुछ ऐसे बीज वगैरह भी थे पार्थेनियम के, जो यहाँ आने के बाद में एक फैल गई बेटा। तो वो जो पार्थेनियम है उसी के दौरान आई हुई है, जिसको आप गाजर घास बोलते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन से एलर्जी वगैरह हो जाती है उससे। अपने आसपास सड़कों पे आपने देखा होगा, जिसको देसी भाषा में रूखड़ा बोलते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट देखना, परागकण जो होते हैं वो पोषण से भरपूर होते हैं। हाल ही के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में गोलियां टैबलेट्स लेने का प्रचलन बढ़ा है। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर काफ़ी अच्छा पोषण होता है, तो लोग इनको फूड सप्लीमेंट्री की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे पावर कैप्सूल होता है ना, उसकी तरह इस्तेमाल करते हैं। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियां एवं सिरपों के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि खिलाड़ियों, धावकों या अश्वों की कार्य क्षमता वृद्धि करता है। मतलब जो खिलाड़ी वगैरह, एथलीट वगैरह होता है, उनके अंदर पोलन ग्रेन जो होता है ये क्या करते हैं बेटा, उनकी पावर बढ़ाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई गई हैं। ये कुछ पोलन प्रोडक्ट्स या पोलन टैबलेट्स होती हैं जो कि इस तरीके की मार्केट में उपलब्ध होती हैं। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और जहां आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार में परागकण की जीवन क्षमता कितने समय तक हो सकती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन समय रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह है विद्यमान तापमान। ये याद रखना, परागकण की जो जर्मिनेशन एबिलिटी होती है वो तापमान के ऊपर, आर्द्रता के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा कुछ पदार्थ भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि पोलन ट्यूब या पराग नलिका के विकास को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि बोरोन उसमें आता है, ये आपके 11th क्लास में है। कुछ अनाजों जैसे धान, गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी यानी कि 30 मिनट में ही खो देते हैं। यानी कि जैसे ही वो झड़ते हैं तो 30 मिनट के अंदर यदि या तो वो निषेचन कर दे, नहीं तो फिर वो किसी काम के नहीं होते। जबकि गुलाबवत यानी कि रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलिनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकण की जीवन क्षमता कई महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणुओं को भंडार किया जाता है। आपने क्रायो प्रिजर्वेशन नाम से सुना होगा। एक प्रकार की ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसके अंदर वो चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं जो कि लंबे टाइम तक सुरक्षित रहता है। आपने देखा होगा कि जो वेटनरी डॉक्टर होता है वो अपने साथ एक डोली टाइप का लेके आते हैं, एक जिसके अंदर वो ऐसे धुआं से निकलती रहती है। वो एक्चुअल में लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जिसके अंदर जो सीमन के पाउच होते हैं वो स्टोर रहते हैं और वो उनको निकाल के फिर इंसेमिनेट करते हैं। तो वैसा ही कुछ है। तो पोलन ग्रेन को भी अपन उसी प्रोसेस से क्या कर सकते हैं बेटा, सुरक्षित रख सकते हैं, कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार या बीज बैंक भांति पराग भंडारों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है बेटा स्त्री केसर या गुरु बीजाणु धानी या बीजांड या ब्रोनकोस, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए। इस बार मैंने अपना फेस नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, तो फिलहाल तो अपन ऐसे ही करते हैं कंटिन्यू, बाकी देखते हैं बीच बीच में मैं वैसे भी दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।